अस्सलाम वालेकुम। आज हम IBJST केमिस्ट्री सिलेबस का टॉपिक करेंगे एसिड और बेस। तो हम आज एसिड और बेस की जनरल प्रॉपर्टीज, 3 थ्योरीज और उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे एसिड और बेस, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एसिड देखें कि एसिड वो होता है जो प्रोटॉन को डोनेट करे। डोनेट प्रोटॉन आर गिव हाइड्रोजन आयन। मिसाल के तौर पर जब HCl है, HCl एसिड होता है, ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा। देखो यहाँ पर इसके पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, या प्रोटॉन, हाइड्रोजन को प्रोटॉन भी कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर जैसे ये एक सॉल्यूशन में डिजोल्व होगा तो अपना ये प्रोटॉन दे देगा और ये क्लोरीन आयन। अब देखो यहाँ पर इसने क्या दिया, प्रोटॉन दिया, तो ये एसिड है। इसी तरीके से बेस क्या होता है, बेस ये OH या हाइड्रो ऑक्साइड आयन डोनेट करता है। ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो इसमें OH आयन होते हैं, तो ये OH आयन डोनेट करेगा। NaO जैसे ये वाटर या एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व होगा तो पॉजिटिव आयन और ये OH नेगेटिव आयन, तो ये OH आयन देगा। अगर पॉजिटिव आयन दे तो एसिड, अगर OH आयन दे तो बेस। वो होता है जो प्रोटॉन को डोनेट करे, बेस वो होता है जो OH आयन को डोनेट करे। तो ये थ्योरी जो है ना, ये थ्योरी दी थी आरएनएस ने। आरएनएस एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी एसिड इज द प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज द हाइड्रो ऑक्साइड या OH डोनर। तो ये थ्योरी किसने दी थी, आरएनएस ने दी थी। अब इसकी जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अगर मिसाल के तौर पर कोई सॉल्यूशन है, आपसे अगर कोई पूछे कोई वो सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो ये आपके पास लिटमस पेपर है, जब हम इसको किसी भी सॉल्यूशन में डिप करेंगे, डिप करने के बाद अगर रेड कलर दे तो वो एसिड, और अगर ब्लू कलर दे तो वो बेस है। तो यहाँ पर लिटमस पेपर के हिसाब से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेस है। अगर वो रेड कलर देगा तो एसिड, और डिप करने के बाद अगर वो ब्लू कलर दे तो वो बेस है। तो दूसरा इसका पॉइंट है कि ये सोर इन टेस्ट होगा, मतलब खट्टा होगा। इसका जो जायका होगा, जो टेस्ट होगा, वो क्या होगा, सोर इन टेस्ट, मतलब खट्टा होगा। तीसरी इसकी पॉइंट है पीएच, कि अगर उसकी पीएच 0 से लेके 7 है तो हम क्या करेंगे, वो एसिडिक है। पीएच एक मीटर आता है जिससे हम क्या करते हैं, पीएच डिनोट करते हैं। इसकी ये फिफ्थ पॉइंट है कि जो एसिड होता है वो स्लिप नहीं होगा। मिसाल के तौर पर साबुन को ले लें, साबुन को अगर हाथ में लेंगे ना वो स्लिप होगा, मगर एसिडिक जो भी होगा, लेमन होगा, उसको आप हाथ में लेंगे तो स्लिप नहीं होगा। एसिड की एग्जाम्पल HCl आपके पास एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है और एसिटिक एसिड है। अब यहाँ पर ये सारे एसिड हैं, HCl भी, सल्फ्यूरिक एसिड भी, फास्फोरिक एसिड भी। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये आपके पास विनीगर होता है जिसको उर्दू में हम सिरका कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है मगर 2 हैं, इसके पास भी हाइड्रोजन है मगर 3 है। और ये याद रखना, ये यहाँ पर ये इसके पास हाइड्रोजन है, ये इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो इसको हम कहते हैं मोनोप्रोटिक एसिड। अगर एक प्रोटॉन देगा तो मोनोप्रोटिक। यहाँ पर देखो सल्फ्यूरिक एसिड में 2 प्रोटॉन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 प्रोटॉन देगा स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप में 1 प्रोटॉन देगा, फिर दूसरे स्टेप में देगा, ठीक है। तो ये डायप्रोटिक एसिड हो गया। इसके पास देखो फास्फोरिक एसिड में 3 प्रोटॉन है, तो इसको हम कहेंगे ट्राइप्रोटिक एसिड। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये प्रीवियस पेपर में आ भी चुका है। ये आया था फास्फोरिक एसिड द मोनोप्रोटिक एसिड, डाई या ट्राई। तो यहाँ पर ये याद रखना, फास्फोरिक एसिड इज द ट्राइप्रोटिक एसिड। तो HCl मोनो, सल्फ्यूरिक एसिड डाइप्रोटिक एसिड, ये आपके पास ट्राइप्रोटिक एसिड होता है। तो HCl मोनोप्रोटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड डाइप्रोटिक एसिड, और यहाँ पर ये फास्फोरिक एसिड, ये ट्राइप्रोटिक एसिड। ये आपके पास एसिडिक एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड, जिसको हम विनीगर भी कहते हैं, मतलब उर्दू में हम इसको सिक्का कहेंगे। अब ये आपके पास एसिड की प्रॉपर्टीज हैं, बेस की प्रॉपर्टीज बिल्कुल इसके थोड़े अपोजिट हो जाती हैं। तो बेस की हमने ये डेफिनेशन तो पढ़ी है। अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी बेस क्या होता है, जो जब हम उसको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो डिसोसिएट हो जाएगा और ये OH आयन दे। अगर OH आयन दे तो बेस, अगर हाइड्रोजन दे तो एसिड। सिंपल डिफरेंस है। ये किसने थ्योरी दी थी, आरएनएस। ये क्लासिकल थ्योरी है, पुरानी थ्योरी है। हमने पढ़ा था लिटमस पेपर के बारे में, अगर सॉल्यूशन में वो डिप करने के बाद रेड कलर दे तो एसिड। यहाँ पर क्या होगा, ये ब्लू कलर देगा। सॉल्यूशन में डिप करने के बाद अगर ब्लू कलर दे तो आपके पास वो सॉल्यूशन बेसिक होता है। कौन सा सॉल्यूशन, बेसिक। और ये टेस्ट में बिटर होता है,
बिटर का मतलब होता है कड़वा। इसकी जो पीएच होती है, इसकी पीएच 7 से लेके 14 तक होती है, पीएच स्केल से मेजर करते हैं। तो अगर इसकी पीएच 7 से लेके 14 तक आई तो आपके पास है बेसिक सॉल्यूशन हो गया या बेस हो गया। मिसाल के तौर पर सोप है, साबुन, ठीक है, तो सोप या साबुन जो है वो आपके पास है बेसिक होता है। तो मिसाल के तौर पर अभी ये जो सोप है, इसको अगर हाथ में हम उठाएंगे तो ये स्लिप होगा, नहाते वक्त ना साबुन स्लिप हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी जो नेचर होती है वो स्लिपरी होती है। तो हम लिख सकते हैं स्लिपरी टच। एग्जाम्पल NaOH है, जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं एसिड की, बेस की। तो दोबारा यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो सब्सटेंसेस प्रोटॉन डोनेट करें तो एसिड, जो सब्सटेंसेस OH को डोनेट करें वो बेस। और ये थ्योरी किसने दी थी? आरएनएस ने। याद रखना आरएनएस थ्योरी एक्वस सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। ये लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होगा तो एसिड है, अगर लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होगा तो बेसिक है। इसका टेस्ट सोर होगा, इसका टेस्ट बिटर होगा। पीएच 0 से लेके 7, 7 से लेके 14 तक। अगर 7 आए तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, जैसे साल्ट वाटर। ये सब्सटेंसेस स्लिप नहीं होंगे, अगर इन सब्सटेंस को हम हाथ में उठाएंगे तो स्लिप हो जाएगा। तो एसिड की एग्जांपल हैं। और ये मोनोप्रोटिक, ये डाई, ये ट्राई। मोनो, डाई, ट्राई लाजमी याद रखना क्योंकि ये प्रीवियस पेपर में आ चुका है। तो जी अभी हमने पढ़ा कि आरएनएस थ्योरी के हिसाब से जो प्रोटॉन को डोनेट करे वो एसिड और जो OH आयन को डोनेट करे वो बेस। तो यहाँ पर रिएक्शन के हिसाब से भी हम पढ़ेंगे ताकि आपका और क्लियर हो जाए। अभी हमने पढ़ा था ये मोनो है, ये डायप्रोटिक, ये ट्राइप्रोटिक है। अब देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा और ये क्लोरीन, क्लियर है। और यहाँ पर ये 2 प्रोटॉन डोनेट करेगा क्योंकि यहाँ पर डायप्रोटिक है। और क्या करेगा? सल्फेट H3PO4 फास्फोरिक एसिड। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा PO4-3। तो देखो यहाँ पर 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन। मोनोप्रोटिक एसिड, डायप्रोटिक एसिड, ट्राइप्रोटिक एसिड, ये तीनों आपको लाजमी याद रखने हैं। अब देखो तीनों में इसने क्या किया? प्रोटॉन को डोनेट किया। तो जो डोनेट करे प्रोटॉन को हम उसको क्या कहेंगे? एसिड, अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी। और आरएनएस थ्योरी कब दी गई थी? 1880s में। बेस क्या होता है अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी? बेस वो होता है जो OH है, हाइड्रोक्साइल आयन को डोनेट करे, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइल आयन। हाइड्रोक्साइल आयन, इसके ऊपर -1 -1 चार्ज होती है। अब देखो जैसे ये पानी में डिजोल्व होगा तो ये NaOH प्लस OH आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में OH आयन में, और ये आपके पास है कैल्शियम +2 आयन में। तो ये आपके पास OH आयन डोनेट कर रहा है, जो OH आयन डोनेट करे वो आपके पास क्या होता है? बेस है, अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी। तो आरएनएस थ्योरी अभी हमने पढ़ी है, मगर ये थ्योरी जो है ना इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अब लिमिटेशंस कौन सी लिमिटेशंस हैं? पहली लिमिटेशंस है फेल टू एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ अमोनिया। मतलब अमोनिया वैसे हम पढ़ते हैं कि अमोनिया में होता है बेस है, अगर बेस होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी OH आयन को डोनेट करेगा, मतलब OH आयन उसके पास होगा जो डोनेट करेगा। मगर आप खुद देखो यहाँ पर अमोनिया वैसे बेस होता है मगर इसके पास यहाँ पर OH आयन नहीं है। जब OH आयन नहीं है फिर भी ये बेस है। अब बेस है, इसको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए थी मगर इसने इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। अगेन आई एम रिपीटिंग, अमोनिया बेस होता है मगर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इसने ये प्रूव नहीं किया, तो ये थ्योरी फिर क्या हो गई? फेल हो गई। दूसरी पॉइंट है एसिडिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एसिड। तो जी हाँ बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एसिड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर एसिड होता है तो इस थ्योरी के हिसाब से आरएनएस थ्योरी हमने पढ़ा कि एसिड वो होता है जो प्रोटॉन को डोनेट करे, मतलब इसके पास प्रोटॉन तो होना चाहिए था मगर कार्बन डाइऑक्साइड में कोई भी प्रोटॉन नहीं है, तो इसकी इसने एक्सप्लेनेशन नहीं दी। दैट्स व्हाई ये थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। तीसरी पॉइंट, ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट हो, वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर क्या हो? सॉल्वेंट, उसको हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। तो ये 3 इसकी लिमिटेशंस थी। तो इस थ्योरी को फिर ओवरकम करने के लिए इसके बाद दूसरी थ्योरी आती है जिसको हम कहते हैं ब्रोंसिस-लोरी थ्योरी। अब वो हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे ब्रोंसिस
लोरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, ये सेकंड थ्योरी है। पहली थ्योरी थी आरएनएस, दूसरी थ्योरी आपके पास क्या है, ब्रोंसिस लोरी थ्योरी। अब यहाँ पर देखें पहले पॉइंट कि ये किसने दी थी। देखो नाम से ही जाहिर है कि किसने दी थी। एक था ब्रोंसिस, दूसरा था लोरी। तो ब्रोंसिस लोरी 1923 में ये इन्होंने थ्योरी दी थी अकॉर्डिंग टू एसिड एंड बेस है। ये थ्योरी एक्सटेंशन है, मतलब पहले जो आरएनएस थ्योरी आई थी उसको उन्होंने बढ़ाया था, एक्सटेंड किया था। तो यहाँ पर ये एक्सटेंशन ऑफ आरएनएस थ्योरी, ये सवाल एमसीक्यू आ सकता है कि व्हिच थ्योरी इज द एक्सटेंशन ऑफ आरएनएस थ्योरी। तो याद रखना ब्रोंस थ्योरी जो है वो एक्सटेंशन है आरएनएस थ्योरी। अब ये थ्योरी बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको सिंपली प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट समझना है। देखो यहाँ पर सिंपल, ये भी प्रोटॉन ये भी प्रोटॉन, यहाँ पर सिंपल डोनेट लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्सेप्ट। तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, पूरी थ्योरी में सिंपल ये चीज आपको याद रखनी है कि कौन सा सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा। तो इसके पास देखो हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन को करेगा डोनेट, ये वाटर को देगा तो हाइड्रो ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा। मिसाल के तौर पर ये वाटर था, ठीक है, दो हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, एक हाइड्रोजन HCl ने वाटर को डोनेट किया तो यहाँ पर हाइड्रो ऑक्सोनियम आयन बन गया, प्लस में क्लोरीन, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आती है। अब यहाँ पर देखें जो प्रोटॉन को डोनेट करे किसने किया, HCl ने। तो HCl क्या है, डोनर किसका, प्रोटॉन का, हाइड्रोनियम आयन, क्लियर है, प्रोटॉन का। जो डोनेट करे उसको हम क्या कहते हैं, एसिड। तो सिंपल ये थ्योरी किसने किया, HCl ने। तो HCl क्या बन गया, एसिड। जो एक्सेप्ट करेगा, वाटर ने एक्सेप्ट किया तो यहाँ पर लिखते हैं एक्सेप्ट, क्या किया, प्रोटॉन को। जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, बेस। तो ये आपके पास सिंपल हो गया। एसिड वो सब्सटेंस होता है जो डोनेट करे प्रोटॉन को, बेस वो होता है जो एक्सेप्ट करे प्रोटॉन को। मतलब प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो HCl यहाँ पर आपके पास एसिड है, वाटर आपके पास बेस है। तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस है, ये भी टर्मिनोलॉजी है, इंपॉर्टेंट है। अब कॉन्जुगेट एसिड और बेस, अभी हमने पढ़ा था एसिड और बेस के बारे में। अब ये था एसिड क्योंकि प्रोटॉन को डोनेट करेगा, और वाटर इज अ बेस क्योंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो अभी हमने पढ़ा था ये एसिड है और वाटर यहाँ पर क्या है, बेस है। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर ही समझते हैं। अब देखो प्रोटॉन तो इसने दे दिया, अब यहाँ पर मैं हाथ रख रहा हूँ, फिंगर रख रहा हूँ, देखो प्रोटॉन तो उसने दे दिया, बाकी क्या बचा, क्लोरीन, बाकी क्या बचा, क्लोरीन। अब यहाँ पर था वाटर, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ये आपके पास हाइड्रोक्सोनियम आयन, बाकी क्या बचा, क्लोरीन, बाकी क्या बचा, क्लोरीन। तो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो बचेगा, प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो चीज बचेगी हम उसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस है। क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द डोनेशन ऑफ प्रोटॉन। और कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन क्या है, ये आपके पास बेस है, जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये आपके पास से बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड की हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, फॉर्म्ड बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एसिड, फॉर्म्ड बाय acceptance of formed by the acceptance of proton from acid। तो याद रखना ये था एसिड और ये बेस है। प्रोटॉन देने के बाद जो चीज बचेगी वो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो चीज बचेगी उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। अब इसकी लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशन है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो एसिड होता है, हमने प्रीवियस में भी पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड एसिड होता है। मगर ब्रोंसिस लोरी थ्योरी कहती है कि जो सब्सटेंसेस प्रोटॉन को डोनेट करे वो एसिड है। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के पास तो प्रोटॉन है ही नहीं, मगर फिर भी ये एसिड है, तो इसके बारे में इसने नहीं बताया। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड भी क्या होता है, एसिड है, मगर इसके पास तो प्रोटॉन है नहीं है, तो ये कैसे करेगा डोनेट, तो इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन नहीं देती, इन दोनों की नेचर नहीं बताई। अब यहाँ पर सेकंड रीजन है, बेस होता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट होता है, मगर यहाँ पर तो OH का कॉन्सेप्ट है, मतलब OH ही देगा। मगर हमने ब्रोंसिस लोरी थ्योरी में पढ़ी है बेस वो होता है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे,
मगर यहाँ तो OH आयन का कॉन्सेप्ट है, मतलब वाटर में डिसोल्व होंगे तो ये OH आयन देंगे, तो इसकी नेचर भी इसने नहीं बताई, तो ये थ्योरी भी यहाँ तक ये फेल हो जाती है। अब ये थर्ड थ्योरी है, थर्ड थ्योरी कहती है, अब ये थ्योरी आपके पास है लुईस थ्योरी ऑफ एसिड और बेस है। ये थ्योरी जीएन लुईस 1923 में दी थी। ये मोस्ट मॉडर्न थ्योरी है, ये मोस्ट मॉडर्न थ्योरी है। याद रखना, आपके पास एक थी आरएनएस थ्योरी, दूसरी थी ब्रोंसिस लोरी थ्योरी, थर्ड थ्योरी है लुईस थ्योरी। अब तीनों थ्योरी हम ये नहीं कह सकते तीनों थ्योरी फेल है, वो अपनी अपनी जगह पर वो थ्योरी एप्लीकेबल है, ठीक है, मगर कुछ चेंजिंग है किसी ना किसी थ्योरी में, अपनी अपनी जगह पर हर थ्योरी सही है। तो आरएनएस थ्योरी कहाँ पर एप्लीकेबल होती है, और फिर ब्रोंस लोरी थ्योरी कहीं पे एप्लीकेबल होती है, लुईस थ्योरी कहीं पे भी एप्लीकेबल होती है। तो ये थ्योरी सबसे मॉडर्न थ्योरी है। तो अगर सवाल आ जाए व्हिच वन इज द मोस्ट मॉडर्न थ्योरी, तो मोस्ट मॉडर्न थ्योरी लुईस थ्योरी है। और हाँ, ये थ्योरी और ये थ्योरी भी, दोनों थ्योरी आपके पास मॉडर्न थ्योरी है। तो ये अगर मॉडर्न थ्योरी है तो बाकी बची आरएनएस। आरएनएस को हम कह सकते हैं कि क्लासिकल थ्योरी, मतलब पुरानी थ्योरी, ओल्ड थ्योरी भी कह सकते हैं। तो आरएनएस थ्योरी आपके पास आ गई क्लासिकल, ये दोनों थ्योरीज मॉडर्न। एंड अगर आ जाए सवाल व्हिच वन इज द मोस्ट मॉडर्न थ्योरी, तो मोस्ट मॉडर्न थ्योरी, और यहाँ हम इसको एडवांस कर सकते हैं, तो वो आपके पास लुईस थ्योरी थी। अब एसिड क्या होता है, एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन पेयर को, और बेस क्या होता है, डोनेट करे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ अमोनिया की। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अमोनिया है और यहाँ पर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है। अब अमोनिया नाइट्रोजन 5 ग्रुप का, एल्यूमिनियम 3rd ग्रुप का। अब देखो इसकी वैलेंसी होगी 5, इसकी वैलेंसी क्या है 3, मतलब ये 5 बॉन्ड बना सकता है, ये 3 बॉन्ड बना सकता है। तो अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो नाइट्रोजन इस तरीके से, ये हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन यहाँ से, ये हाइड्रोजन यहाँ से। अभी मैंने कहा कि 5 ग्रुप का है, इसकी वैलेंसी 5 होगी, तो 3 तो बॉन्ड बना रहा है, इसके पास ये जो है ना एक लोन पेयर आ गया। तो इसी तरीके से अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड 3 बॉन्ड बना रहा है, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर, इस तरीके से होगा। अब देखो लोन पेयर यहाँ पर है। तो अभी हमने कहा कि बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे। अब यहाँ पर इसको ये डोनेट करेगा। अब देखो यहाँ पर डोनर ये हो गया डोनर, ये क्या बन गया एक्सेप्टर, क्या बन गया एक्सेप्टर। तो जो डोनेट करे वो आपके पास है बेस है, ठीक है, जो डोनेट करे वो आपके पास बेस, और जो एक्सेप्ट करे वो क्या बन जाएगा एसिड। तो यहाँ पर रिएक्शन है। अब देखो सिमिलरली मैं स्ट्रक्चर यही इधर में ड्रा कर देता हूँ, ये नाइट्रोजन, ये इस तरीके से। अब देखो ये लोन पेयर है, ये क्या करेगा, ये बॉन्ड इस तरीके से बन जाएगा। तो इसको अब इन दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का एक और स्पेशल नाम है जिसको हम कहते हैं अडक्ट। क्या कहते हैं अडक्ट। तो याद रखना, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे वो क्या बन जाएंगे बेस, और जो एक्सेप्ट करें वो क्या बन जाएंगे एसिड। इन दोनों के दरमियान में एक बॉन्ड होगा जिसका नाम होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम अडक्ट भी कहते हैं। तो बेस की एग्जांपल दूसरी कौन सी हो सकती है, PH3, ठीक है, इसके पास भी एक लोन पेयर होता है, इसको हम कहते हैं फास्फीन। क्या कहेंगे फास्फीन। दूसरा आपके पास होता है वाटर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये वाटर आपके पास हो गया। अमोनिया तो हम पढ़कर आए हैं। तो ये सारे के सारे बेस की एग्जांपल है। अब एसिड की अगर मैं एग्जांपल दूं तो एसिड की एग्जांपल है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है, बोरान ट्राइफ्लोराइड, ये भी आपके पास है एसिड है। फेरिक ट्राइक्लोराइड, ये आपके पास हो गई एसिड। तो ये बेस है, ये एसिड है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे वो आपके पास एसिड। इन दोनों के दरमियान में एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा स्पेशल नाम है जिसको हम कहते हैं अडक्ट। तो जी हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे वो आपके पास क्या बन जाता है बेस है। तो ये क्या करेगा डोनेट करेगा, तो ये आपके पास है बेस, और ये आपके पास क्या है एसिड।
अब ये यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से। तो इसको हमने कहा था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम है अडक्ट। इसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास है लेविस थ्योरी। लेविस थ्योरी मोस्ट एडवांस थ्योरी होती है, ये याद रखना। अब इसकी हम पढ़ रहे हैं एक्सप्लेनेशन, और अब हम इसकी पढ़ रहे हैं लिमिटेशन से। तो सबसे पहले लिमिटेशन है, कुड नॉट एक्सप्लेन द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जब बॉन्ड बनता है तो वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, और एक्सोथर्मिक वो होता है जिसमें एनर्जी रिलीज हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा एच है, उसको हम कहते हैं नेगेटिव। अब वो रिएक्शन जिसमें डेल्टा एच है, मतलब ये नेगेटिव साइन है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरे होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब। तो फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो इसमें इन्होंने जो एनर्जी रिलीज होती है वो उसके बारे में नहीं बताया, तो ये थ्योरी भी फेल हो गई थी। दूसरा है कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल में ये है कि हम पढ़ते हैं ना कि जो मीथेन का शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, जैसे BF3 है, इसका ट्राइगोनल है। तो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, तो इन्होंने शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में नहीं बताया, तो ये सेकंड इसकी लिमिटेशन हो गई। तीसरी यहाँ पर है कुड नॉट एक्सप्लेन दी अट्रैक्टिव फोर्सेज। अब अट्रैक्टिव फोर्सेज मतलब ये बॉन्ड दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बन गया। तो एक होती है प्राइमरी फोर्स, दूसरी होती है सेकेंडरी फोर्सेज। तो इसका मतलब था कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होती है उसके बारे में इसने नहीं बताया, तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। याद रखना, ये तीन थ्योरीज फेल नहीं है, हर थ्योरी अपनी अपनी जगह पर वैलिड है, ठीक है। कोई कहाँ पर, कोई कहाँ पर, तो कोई कहाँ पर। बस आपको ये याद रखना है कि कौन सा सब्स्टेंस है ना वो एसिड है, कौन सी थ्योरी के हिसाब से, इस तरीके से आपको पॉइंट रखनी है। तो अब हम MCQ पढ़ते हैं ताकि आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैज द डिफरेंस ऑफ ओनली। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस, यहाँ पर मिसाल के तौर पर हम ये कह रहे हैं कि आपके पास ये है कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। अब मिसाल के तौर पर ये वाटर था, इसने प्रोटॉन एसिड में से एक्सेप्ट किया था, तो ये अगर मिसाल के तौर पर इसमें से कंबाइन हो जाएगा तो ये बन जाएगा हाइड्रोक्सियम आयन। तो मतलब देखो, ये वाटर है और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया था, तो ये इसमें जो डिफरेंस होता है सिंपली एक प्रोटॉन का होता है। तो आपके पास जो जवाब है ये 1 प्रोटॉन है। याद रखना, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैज द डिफरेंस ऑफ ओनली 1 प्रोटॉन। इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया था। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस-लुरी थ्योरी, एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर। सिंपल, हमने पढ़ा है डेफिनेशन अभी। थर्ड थ्योरी है अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस है। लेविस एसिड बेस के हिसाब से बेस क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था बेस है। मिसाल के तौर पर अमोनिया, वो क्या था, बेस है। उसके पास क्या था, इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो ये बेस आपका बन गया। तो अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस है थ्योरी, बेस ये कह रहा है कि बेस क्या होता है। अब आप खुद बताओ, प्रोटॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, या प्रोड्यूस ओशन। तो सिंपल आपके पास है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो डोनेट करेगा, ठीक है। ये डोनेट करेगा तो बेस है, और जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है। ये है क्वेश्चन 4, सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। अब ये आपकी एक डेफिनेशन है, और ये प्रीवियस पेपर में भी आ चुकी है, व्हिच सब्सटेंसेस एक्ट एज एसिड एंड बेस। तो यहाँ पर एम्फोटेरिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों काम करते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, केमिस्ट्री में सिंपली 2 हैं, वो आपको याद रखनी है। मिसाल के तौर पर Al2O3 एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, दूसरा आपके पास एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड। तो दोनों सब्सटेंस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, बस यही है, दोनों आपको याद रखनी है। दोनों एसिड के साथ रिएक्शन करता है, बेस के साथ भी। ये भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है, बेस के साथ भी। इसी वजह से इसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। एम्फोटेरिक, एम्फो मतलब बोथ, तो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, तो इसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने किया है अमोनिया का ना, तो वो बेस था। वो बेस क्यों था, जब इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। तो अमोनिया इज द बेस अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी। और ब्रोंस थ्योरी भी यही कहती है ना, हमने रिएक्शन किया था, मिसाल के तौर पर ये था वाटर, और दूसरा हमारे पास है हाइड्रोनियम आयन। जो अब ये आपके पास है प्रोटॉन है, ये करेगा डोनेट, किसको देगा, अमोनिया को।
तो ये एसिड है क्योंकि इसने प्रोटॉन को डोनेट किया और उसने एक्सेप्ट किया है, तो आपके पास बन जाएगा अमोनियम आयन। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हिच वन इज द डाइप्रोटिक एसिड, कौन सा डाइप्रोटिक एसिड होता है। ये मोनोप्रोटिक, एक प्रोटॉन है, ये डाइप्रोटिक, ये ट्राइप्रोटिक, ये मोनो होता है। अब ये सवाल आप खुद करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इसका जवाब क्या होगा। व्हिच वन इज द एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। अभी हमने डेफिनेशन डिस्कस की है कि एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं।